हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस मंच से जो हमारे साथ टीम आएगी वो इलाहाबाद तक नहीं, पूरे देश में उन लोगों को शिक्षा जगत के महान विभूतियों में जाना जाता है, जिनसे मैंने पढ़ाना सीखा। आज हमारे बीच वो है, सामने चूंकि बैठे हैं तो ज़्यादा शब्द मेरे नहीं निकलेंगे। मेरे बड़े ही अजीज मार्गदर्शक, हर स्थिति परिस्थिति में साथ देने वाले डॉक्टर फारूक आजमी सर से आप लोग को आज मिलाने में जा रहा हूं, जो इतना बड़ा उनका नाम है कि मैं समझता हूं शिक्षा जगत में उनकी अपनी तूती बोलती है। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं चाहूँगा कि सर आए और आप लोग से अपनी बात करें। सर जितनी देर तक क्लास ले पाएंगे वो लेंगे, उसके बाद मेरी अपनी क्लास जो कंटिन्यू रहती है वो चालू हो जाएगी। तो सर प्लीज़ बुला लीजिए। आइए आइए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये मंच तो आप ही का है, आप ही के निर्देशन में है। अब मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ बोल ना पाऊंगा, आप अपना देखें। ये बुके दे करके आपने जो है एक तरह से मुझे मेहमान बना दिया इस स्टेज पर, है ना? नहीं सर, मेहमान नहीं, बस ये बस जो कल्चर है हम लोग का, बस उसी के नाते थैंक यू सर। प्लीज़। डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एम फारूक आज़मी आज आपके बीच में बदलाव इंस्टीट्यूट पर, जिसका अपना एक प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज का, कि जो बेहतर से बेहतर ऑनलाइन शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जा सके। ऑफलाइन के क्लास पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आमना सामना होता है, हर एक के अच्छे बुरी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ तुम्हें कमियां हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस बदलाव प्लेटफॉर्म से मैं अपने साथी पंकज श्रीवास्तव सर के साथ आपके बीच में सिविल सर्विसेज का एक बड़ा कंपोनेंट, जिसको मैं कह सकता हूं कि वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में तो आपको पार कराता ही है, आपका जो मेंस का थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर में उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। आज मेरा जो डिस्कशन है और जो मैं कहना चाह रहा हूँगा और जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता हूँ वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, नाम तो एक तरह से मैं कहूँ कि सुनने के बाद एक डर सा लगने लगता है ना, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी ये कौन सी ऐसी चीज़ है। तो मैं एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि तुम्हें सैटेलाइट कैसे बनाना है, मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूं कि तुम्हें टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैं डिस्कस इस बात पर करने जा रहा हूं कि जो साइंस है उसको पढ़ करके मैं उसको किस तरीके से एप्लीकेबल बना सकता हूं, किस तरह से उसका मैं फायदा उठा सकता हूं, और किस तरह से ये कह सकता हूं कि इसका एक एप्लीकेशन होगा, इसके अपने एक अनुप्रयोग होंगे, और वो अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के होंगे। वो नैनो टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं,
वो हो सकता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के हो जाएं, वो हो सकता है कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो जाएं, वो हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी के हो जाएं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक जगह हो जाएं और हम एनर्जी सेक्टर में पहुँचें और हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात करें। यानी कि हम ये सारे सेक्टर पर डिस्कस करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसके बिल्कुल ट्रेडिशनल फेज में जाएंगे। हमको जहाँ पे जाना है वो उसका एप्लीकेबल फेज है। और एप्लीकेबल फेज में यकीन जानो कि जब आप एंट्री करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि ये मुझे जानना चाहिए था, जो मैं अब तक नहीं जान रहा था। मैं पढ़ कुछ रहा था, मुझे जानना कुछ और था। तो जैसे मैं अगर अगर ये समझाना चाहूँ आपको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सही सही में पढ़ना कैसे चाहिए, या क्या पढ़ने के लिए हमें, एक स्टूडेंट को पढ़ना क्या चाहिए, तो ऐसे में आपको मैं आते हैं हम बोर्ड पर, थोड़ी सी बात को समझाएंगे आपको कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर हमें खेलना है। तो ये जो ग्राउंड है, इसी को तुम कहते हो जनरल साइंस, जिसको बोलते हैं ना कि सामान्य विज्ञान कहा जाता है। अब इस सामान्य विज्ञान के कोर को देख लो, तो इसको अगर मैं इस तरह से कहूं कि इसके पार्ट कर दिए जाएं, ये इस तरह से पार्ट कर दिए जाएं, तो एक जो मैक्सिमम पार्ट तुम देख रहे हो, ये पार्ट कवर करता है तुम्हारा, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। दूसरा पार्ट जो कवर करता है, जिसको तुम अपनी लैंग्वेज में कहते हो फिजिक्स, या जिसको कहा जाता है भौतिकी, या उसको कहते हैं कि जीव विज्ञान। और इधर जब चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। आप यकीन जानिए कि ये जो जो पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिना इस ग्राउंड को समझे हुए, बिना इस फाउंडेशन को कंप्लीट किए हुए तुम एप्लीकेशन नहीं निकाल पाओगे। यानी तुम इसमें से फायदा क्या क्या ह्यूमैनिटीज को हो सकता है, इंसानियत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये आप नहीं निकाल पाओगे जब तक ये ग्राउंड तैयार नहीं करोगे, तब तक। इसका मतलब है कि एक मैक्सिमम पार्ट कवर करता है कोर ग्रुप में जीव विज्ञान, दूसरा पार्ट कवर करता है भौतिकी का, तीसरा पार्ट कवर करता है रसायन का, और ये तीनों पार्ट मिलकर के कहलाते हैं सामान्य विज्ञान। जानकारी के लिए बच्चों से ये कहा जाता है कि बेटा आप लोग इस ग्राउंड को मजबूत करने के लिए सहारा लो, किसका? एनसीईआरटीज का, जैसा कि सारे लोग कहते हैं। अब जब एनसीईआरटीज पर आओगे तुम ना, तो तुम्हें क्लास 6 से लेकर के, मैं 12th की बात नहीं कर रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं कि 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास की एनसीईआरटी को इस तरह से हमें पढ़ा जाए कि एक एक वर्ड हमको, एक एक लाइन हमको, एक एक पैराग्राफ हमको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से यानी समझ करके हम अपनी स्टडी करें। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्राउंड तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जब ये तैयार कर लेते हो, तब इसके बाद इस पर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और उसको नाम दिया जाता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है कि ऐसी कोई भी टेक्निक जो वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल की जाए और उसका फ़ायदा ह्यूमैनिटीज़ को हो, इंसानियत को हो, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे, तो उसका जो एप्लीकेबल पार्ट है वो टेक्नोलॉजी है। और इसमें कई सेक्टर में इसे बांटा जा सकता है, इसके एप्लीकेशन को। जैसे अगर तुम साइंस के इस दुनिया में आओ, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सेक्टर सिविल सर्विसेज की दुनिया में है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यस, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये सब कुछ कब तुम्हारा होगा, कब कर पाओगे तुम?
ये तब कर पाओगे जब तुम्हारा साइंस अच्छा रहेगा। और ये साइंस अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको एनसीईआरटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अब आओगे तुम टेक्नोलॉजी में, तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी। अब जब तुम बायोटेक्नोलॉजी में जाते हो तो तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे, वो चाहे दवाओं की दुनिया के हों, चाहे वो स्वास्थ्य की दुनिया के हों, चाहे वो कृषि की दुनिया के हों, चाहे वो पर्यावरण की दुनिया के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल की दुनिया के हों। तमाम ऐसे रास्ते हैं जो यहाँ से इस टेक्नोलॉजी से पाए जा सकते हैं। आज आप प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हो, आज आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो, आज आप एंटीहिस्टामिनिक दवाएं यूज़ करते हो, आज आप तमाम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव इस्तेमाल करते हो जिनसे तमाम फर्मेंटेड यानी कि किण्वित खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हो। वो चाहे शराब उद्योग हो, चाहे वो सिरका उद्योग हो, चाहे वो तुम बेकरी उद्योग हो, वो सारी चीज़ों में किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमको सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत होती है। लेकिन उनको बनाने का जो तरीका है वो कहाँ से हम सीखते हैं? वो टेक्नोलॉजी से सीखते हैं। तमाम ऐसे एग्रीकल्चर की दुनिया में जब तुम चलोगे तो तमाम ऐसी क्रॉप आ गई हैं, तमाम ऐसी कृषि के तरीके चेंज हो चुके हैं जिसमें जीन का परिवर्तन करके, जिसमें डीएनए में हेरा-फेरी करके, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेकर के हम उसकी उत्पादकता बढ़ा देते हैं। हम उसकी ड्रॉट टॉलरेंस जिसको कहा जाता है कि सूखे के वातावरण में भी उसे बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। उसको हम हर्बिसाइड टॉलरेंस बना देते हैं, यानी कि हम किसी भी तरह के शाकनाशी डालें तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, या किसी भी मौसम में उसको उगा सकते हैं और हम उसका उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई? ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुई। और यहाँ पर हमने जो एक नई चीज़ यूज़ की वो है जिसको जब बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने बायोटेक्नोलॉजी को आसान बना दिया। इसके बाद दूसरी दुनिया है जिसको हम कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। अब बेटा स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के स्पेस में हम वैज्ञानिक बनेंगे। नहीं, हमें ये जानना होगा कि स्पेस किसको कहा जाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, ये मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं, ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं। या हमें ये समझना होगा कि जो सैटेलाइट्स हैं, जिनको आप उपग्रह कहते हो, इनका किस तरह से अनुप्रयोग किया जाता है या इनका एप्लीकेशन क्या है। सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं, ये इनसैट सैटेलाइट क्या होते हैं, ये आईआरएस सैटेलाइट क्या होते हैं, ये नेविगेशनल सैटेलाइट क्या होते हैं, कहाँ से हम कम्युनिकेशन संचार सैटेलाइट्स जो हमारे होते हैं जिनके माध्यम से हम टीवी भी चलाते हैं, अपनी रेडियो भी अपना चलाते हैं, हम इंटरनेट भी चलाते हैं, हम तमाम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाते हैं इसके माध्यम से। वहीं पर हम मौसम वाले जो उपग्रह हैं उन उपग्रहों से अपने मौसम को पता करते हैं, फॉरकास्टिंग पता करते हैं, पहले से ही हमें मौसम के बारे में पता चल जाता है। तो इससे हम तमाम तरह का, चाहे वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में जहां मौसम की ज़रूरत है, हम मौसम का पहले पता करके हम तमाम तरह के नुकसानों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं, जहां जाकर के साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करते हैं, उस दुनिया की बात करूं, या तमाम तरह के एप्लीकेशन हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में होते हैं, तो आगे जब अपने लोग पढ़ा जाएगा तो वो वहां पर निकल करके सामने आएगा। इसी तरह से अगर मैं एक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आप देखें, जो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है, अब इसमें हम कितना बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें कि हमारा राडार सिस्टम अच्छा हो जाए। हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें कि हमारी मिसाइल सिस्टम अच्छा हो जाए, जैसे क्रूज मिसाइल है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल है। तुम देख सकते हो, हम कहते हैं कि ये सबसोनिक मिसाइल है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इंडिया ने कौन कौन तरह के मिसाइल बनाए? जैसे हम बात करते हैं ना कि इंडिया ने अपना एक इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम चलाया। अब वो इंटीग्रेटेड जो मिसाइल प्रोग्राम चलाया, उसी के थ्रू तो उसने पृथ्वी बनाया, उसी के थ्रू उसने आकाश बनाया, उसी के थ्रू उसने त्रिशूल बनाया, उसी के थ्रू उसने नाग बनाया, उसी के थ्रू उसने अग्नि बनाया।
अब तुम पढ़ते हो ना कि अग्नि में भी कई तरह के वेरिएंट्स हैं, कि अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ, अग्नि सिक्स्थ। तो अग्नि फिफ्थ और अग्नि सिक्स्थ हमारे पास इस तरह के मिसाइल हैं जिनको कहा जाता है ICBM। इनको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस पर भी डिस्कशन, इसका भी एप्लीकेशन, कि दुनिया के लोग जो हमारे इर्द गिर्द हो वो हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक मकाम हासिल कर लिया है। और अब अगर तुम 1000 किलोमीटर मारोगे तो हम 10,000 किलोमीटर चढ़ के मारने की क्षमता रखते हैं। तो मिसाइल प्रोग्राम है, या फिर हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम। अभी देखा होगा आपने ऑपरेशन सिंदूर में बार बार एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती थी। तो हमारा ऐड क्या है, पैड क्या है, या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, या हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम क्या है, या फिर हमने कोई ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम तैयार किया है जिससे आने वाले मिसाइल को रोका जा सके, या हमने कोई देश से उसकी टेक्नोलॉजी ली है। जैसे हम बात करें S-400 की, तो S-400 पर भी चर्चा होगी, राफेल पर भी होगी, फिफ्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट, कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगी कि उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है कि उनको फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जाता है। उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। S-400 पर भी करेंगे, मिसाइल पर भी करेंगे, हम टाइप ऑफ मिसाइल पर भी करेंगे, राडार पर भी करेंगे, एक्टिव राडार और इनएक्टिव राडार पर भी करेंगे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो हम क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। तो हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल पर भी चर्चा करेंगे। हम अपने हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य की भी बात करेंगे, अस्त्र की भी बात करेंगे, प्रहार की भी बात करेंगे। ये सब ऐसे हमारे लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम हैं या मिसाइल हैं जो जिनसे हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या उससे दूर के हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर हैं और आप हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकते। इसी तरह से एक नई टेक्नोलॉजी जो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखिए, आपको उसका साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नैनो क्या है, तो जब पढ़ा जाएगा इस पे डिस्कस किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम काम क्या कर सकते हैं। तो तुम इसके एप्लीकेशन देखोगे तो कृषि के भी क्षेत्र में आएगा, ये हेल्थ सेक्टर में भी आएगा, ये तुम्हारे तुम्हारे स्पोर्ट इक्विपमेंट में भी आएगा, ये तुम्हारे फैब्रिक्स में भी आएगा। और अगर देखोगे तो इसका एप्लीकेशन स्पेस की दुनिया में भी होगा। किसका? नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एक तरह से कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी ज़बरदस्त तरीके से होगा। मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि जो ब्रेन सेल होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, ये सेल में जन्म के बाद रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं ना पुनर्योजन की प्रक्रिया, या तो इतनी स्लो होती है या कहा जाए होती ही नहीं है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी को चोट लग जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो ऐसे में वो एक हिस्सा उसका अपाहिज हो जाता है, या निचले हिस्से से वो क्या हो जाता है, वो अपाहिज हो जाता है। ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आज नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया ने एक बनाया, ग्राफीन। ग्राफीन एक नैनो पार्टिकल है और उससे इन्होंने बनाया क्या? नैनो रिबन। और नैनो रिबन के थ्रू हम रीजनरेटिव मेडिसिन कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो हेल्थ के सेक्टर में, इन्वायरमेंट के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तुम्हारे तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, इन तमाम जो 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 मैंने नाम लिया है उन सब में किसका एप्लीकेशन है? नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। और मैं ये बताता चलूं कि ये सब वो रास्ते हैं जिनको मैं बता रहा हूं, मेंस में इनसे सवाल आते हैं। अब अगर इसी में मैं देखूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो तुम पढ़ोगे, और वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या हम कहते हैं ICT, सूचना और प्रसारण
या सूचना एवं प्रसार तकनीक जिसको कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तब तुम जान पाओगे कि इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कहीं कम्युनिकेट किया जाए और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समझा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए तुम्हें 4 चीज़ों की इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है। अब ये 4 चीज़ों पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि जब इसकी स्टडी करेंगे। दूसरी बात, जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जान जाएंगे तो हम ये जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है। फिर हम ये जानेंगे कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कानून बनाए हैं। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है और साथ में ही DPDPA 2023 क्यों लाया गया और इसमें पर्सनल डेटा का मैटर क्या है। तो हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं यहीं साथ में बता दूं कि इसी टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू तुम ये जान पाते हो कि हम कैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कितनी ऊर्जा का उत्पादन हम उसके माध्यम से करते हैं और ये न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आगे से हम लोग एक क्लास के मॉड्यूल में आएंगे, आपसे बिल्कुल डिस्कशन पे बेस होंगे, आपके क्वेश्चन और आंसर सेशन में होंगे। और मैं ये भी यहाँ पर बता दूं आपको कि ये जो पूरा तुम देख रहे हो उसको एक एक करके हम लोग अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू और जो भी उससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन पे हम स्टडी करेंगे। आज मेरी कॉल थी, मुझे पंकज श्रीवास्तव सर ने इस बदलाव इंस्टीट्यूट के चैनल पर आज बुलाया था, मैं आया हूँ। ये तो इतनी सो जो बातें मैंने की हैं ये समझ लो कि ये एक्स्ट्रा बातें हैं। ये बातों को आज के लेक्चर में आप जोड़िएगा भी मत। आज बस इतना मान करके चलिए कि मैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोच हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ और भविष्य में मेरे क्लासेस होंगे और मैं एक टाइम पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर के आऊँगा जहाँ से आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक के सारे सवालों को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। मैं चाहूँगा कि पंकज श्रीवास्तव सर एक बार आएँ हमारे साथ यहाँ स्टेज पर और मैं उसके बाद फिर आप लोगों से आज विदा लूँगा और बाद में आगे जो क्लासेस होंगे फिर उन क्लासेस को फिर हम लोग अपने शेड्यूल पर आकर के डिस्कस करेंगे। तो आइए सर, और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने यहाँ पे बुलाया और बच्चों के बीच में बात की गई। लेकिन मैंने जो अभी इन लोगों को एक जनरल आइडिया दिया है कि यही यही चीज़ें पढ़नी होती हैं, इससे बहुत डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और ना डरने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पर मिस्टर पंकज श्रीवास्तव खड़े हैं और दूसरा मैं खुद कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ खड़ा हूँ। यानी कि आपको मैं फिर बता दूं कि मैं डॉक्टर फारूक आज़मी आपके बीच में मौजूद हूँ। तो जब तक मेरे क्लासेस शेड्यूल्ड रहेंगे तो मैं खुद आकर के एक टाइम पर आपसे मुलाकात करता रहूँगा और आपके मन में जितने भी तरह के सवाल हैं वो सारे सवाल मैं इनके सर में डाइल्यूट करूँगा। ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू सर। और आगे फिर अब पंकज श्रीवास्तव सर के क्लास का आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस मंच पर आने के लिए। और बच्चों मैं इतना ही कहूँगा कि पढ़ना और पढ़ना सिखाना दो अलग बातें हैं। तो सर सिखाते हैं, कोच टीचर से तो आप पढ़ के आ चुके हैं, अब आपकी भेंट हम जैसे कोचों से हो रही है और इसमें फारूक सर बहुत बड़ा नाम है। मैं अपने शब्दों में उनको नहीं आपको बता पाऊंगा और जब तक वो यहाँ रहेंगे तब तक तो बिल्कुल नहीं। वो यहाँ से चले जाएंगे तो हम खूब डीलिंग करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपको कंटिन्यू क्लास लेना है और अब बिल्कुल हम लोग का शेड्यूल रहेगा, 1 घंटे सर रहेंगे क्लास में, 1 घंटे मैं रहूँगा, 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे होता रहेगा।
टाइम शेड्यूल आपके ग्रुप में जाएगा, क्या शेड्यूल रहेगा? प्राय यही रहेगा 7 से 8 और 8 से 9, इसमें कुछ आगे पीछे होगा तो आपको पता चलेगा। तो सर आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है, तो क्या किया जाए, आगे की क्लास शुरू किया जाए, बताएं आप लोग।